देखिए, आज पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी रहने वाली हैं। देश का एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, जिसने बड़ा संकल्प लिया और उस संकल्प के सिद्धि का आज बड़ा दिन है। आज उत्तराखंड सरकार विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने जा रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड देश की आजादी के बाद वो पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू हो सकता है। उत्तराखंड की धामी सरकार आज यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करेगी, जहां चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है और फिर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद कानून बन सकता है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मई 2022 में एक्सपर्ट समिति गठित की थी। पहली बैठक जुलाई 2022 को दिल्ली में हुई। जगह जगह दौरों, बैठकों और जनता की बातचीत के बाद मसौदा तैयार किया गया और जुलाई 2023 में इसे अंतिम रूप दिया गया। इस साल 2 फरवरी को मसौदा राज्य सरकार को सौंपा गया। 4 फरवरी को उत्तराखंड कैबिनेट से यूसीसी बिल को मंजूरी मिल गई और अब आज यानी कि 6 फरवरी को बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है। इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में दशकों से सियासत चल रही है, दशकों से इस पर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है और अब इसके लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। क्या प्रावधान है इसमें, इस बिल में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में यूसीसी बिल में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल करने का प्रावधान है। पुरुष और महिला को तलाक देने के समान अधिकार की बात है। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी होगा और लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा का प्रावधान है। लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा और महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। हलाला पर 3 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने की बात है। पति पत्नी के जिंदा रहते दूसरा विवाह प्रतिबंधित रहेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। इस विधेयक में और क्या क्या प्रावधान है, इसका खुलासा चंद घंटों में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म चोरी कोड है। मुसलमानों का सिर्फ बहाना कर रहे हैं। ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उत्तराखंड उसकी प्रयोगशाला। एक समाज को डराने के लिए आप एक कानून को यहाँ लागू करना चाहते हैं। कोई नहीं डरेगा आपके कहने से। आपने इसको लागू करने की कोशिश तो हमारा समाज सड़कों पे उतरेगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक और विरोध भी हो रहा है, तो कहीं इसका समर्थन भी किया जा रहा है। जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने वाला है, वो पूरे देश के लिए नजीर बनने वाला है। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड की झलक इसमें दिखाई देगी। देखिए रिपोर्ट। यूसीसी लागू होने पर हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी होगा। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि यूसीसी से क्या नहीं बदलेगा। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं होगा। देश का ऐसा कौन सा कानून है जो सबके लिए बराबर नहीं है? देखिए, मेरा मानना ये है कि यूसीसी सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है। जितने भी धर्म हिंदुस्तान में बसते हैं, उन तमाम धर्मों का मसला है। हमारे अपने अलग बाइलाज हैं सबके। मुस्लिम के अलग हैं, जैन के अलग हैं, बुद्धिस्ट के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं। वो धार्मिक लाज जो है वो बिल्कुल अलग है सबके, कि हम आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल भी कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यूसीसी लाकर ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा सुर्खियों में प्रधानमंत्री मोदी की कल लोकसभा में दी गई स्पीच भी है। इसमें उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी कर दी है। कल उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 के पार होगी और एनडीए 400 के पार। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया,
इससे मुझे राहुल गांधी जी की एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। तो उन्होंने ये पत्थर जो कांग्रेस पर फेंके, इन्हीं पत्थरों के साथ कांग्रेस पार्टी भारत के जनता के साथ ये अहंकार को आने वाले 2024 के निर्वाचन में भंग करेगी। बिहार में आज नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी नई एनडीए सरकार की दूसरी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और ये कैबिनेट मीटिंग इस वक्त में हो रही है जब एक और फ्लोर टेस्ट का काउंटडाउन चल रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी जो है वो नई मंत्री पद को लेकर डिमांड भी कर रहे हैं और नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, बिहार में 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट है और जिस तरह वहां सियासी हलचल हो रही है उसे देखते हुए एनडीए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए जल्दबाजी करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बहुमत साबित करने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इसके पीछे बड़ी सियासी रणनीति है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार अभी हो गया तो कई विधायक नाराज हो सकते हैं। दूसरे खेमे से उन्हें मंत्री पद का लालच देकर तोड़ा भी जा सकता है। वैसे भी मंत्री पद को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी लगातार अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। जीतन मांझी के संतोष मांझी के बेटे बाप वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, अब वो मंत्री बनने का वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कहानी के खाली यही विभाग हुआ। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने कल यानी 7 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। 8 फरवरी तक दिल्ली में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में आज एक बड़ा और अहम दिन है। कोर्ट के नजरिए से एक बड़ी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है और दूसरी वाराणसी की जिला अदालत में। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद शुरू हुआ पूजा पाठ विधिवत जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नियुक्त पुजारी 5 वक्त पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन कर रहे हैं। इस पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। इस बीच अब 5 समय की आरती के साथ 11 किलो के घंटे की आवाज भी गूंजेगी, जो श्रद्धालुओं ने अपर जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर को सौंप दिया है। प्रोटोकॉल साहब थे, उन्होंने कहा घंटा भेजिए, वहाँ प्रयोग हो जाएगा। उनको संज्ञानता देते हुए हमने प्रार्थना पत्र दिया। इस बीच ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी जिला अदालत में भी आज एक अहम सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि ज्ञानवापी परिसर में बाकी तहखानों का भी एएसआई सर्वे कराया जाए। ये याचिका राखी सिंह की ओर से दी गई, जिस पर आज सुनवाई होगी। एएसआई सर्वे तो ऑलरेडी हो चुका है। एएसआई जो बचे हुए सेलर्स हैं, तहखाने हैं, उसी बचे हुए तहखाने के सर्वे के संबंध में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, क्योंकि न्यायालय द्वारा आदेशित किया जा चुका है कि साहब इस संपूर्ण परिसर का एएसआई सर्वे किया जाए। और अब बात पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की करते हैं। पहाड़ों पर देखिए, जमीन से लेकर के पहाड़ की ऊंची चोटियों तक बर्फ से इस वक्त ढके हुए हैं। कहीं पर बर्फबारी से रौनक बढ़ गई है तो कहीं पर लोगों की आफत भी बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गुरेज की हैं। पहाड़ की चोटियों से लेकर जमीन तक कई फीट मोटी बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी की तस्वीर आ रही है, जिनमें एक और कुदरत की खूबसूरती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ मुसीबत की मार दिखाई दे रही है। भीषण बर्फबारी ने लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया है। कुपवाड़ा से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कमर तक बिछी बर्फ का सीना चीरते हुए गाड़ी निकल रही है। भारी बर्फबारी के कारण जगह जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। घर से बाहर निकलना दूभर है। दिन रात सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। स्नो क्लियरेंस का काम है रोड्स के ऊपर, वो चल ही रहा है और इनफैक्ट मेजर जो तहसील्स हैं, मेजर टाउन्स हैं, ऑल बीन कनेक्टेड और क्लियर हो चुकी है स्नो। कश्मीर में बर्फीले अटैक की सबसे डरावनी तस्वीरें हैं। गुलमर्ग में एक और एवलांच ने दिलों में खौफ पैदा कर दिया। 6 लोग बर्फ में दब गए थे। खुशकिस्मत रहे कि वक्त रहते रेस्क्यू शुरू हो गया और इनकी जान बच गई। बर्फ से ढके रास्तों और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। राजस्थान के नागौर में छात्र की मौत के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। एमपी के देवास में अवैध मकान पर चला बुलडोजर, ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के जरिए लोगों से ठगी का हो रहा था काम। यूपी के आगरा में हाउसमेट परिवार को खाने में दे रही थी नशीली दवाएं, परिवार की नींद में आने पर घर के सामान पर करती थी हादसा। यूपी के कासगंज में आरएसएस नेता के बेटे को किडनैप कर रही 18 लाख की रकम, आरएसएस नेता ने ऑनलाइन पैसे किए ट्रांसफर। आगरा में रूसी महिला पर्यटक के रुपए चोरी, 1 लाख से ज्यादा की नकदी होटल में हुई गायब।
यूपी के कासगंज में कलयुगी भाई ने बहन के साथ दरिंदगी के बाद हत्या की। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण का मामला आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बागपत में लाक्षागृह पर हिंदुओं को मिला हक, बागपत कोर्ट ने 43 साल बाद सुनाया फैसला। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने की एसआई सर्वे कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनशन पर बैठी तंजीम मेरानी जयपुर में 1 फरवरी से कर रही अनशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8वीं फैकल्टी के बाहर छात्र नेता पर हमला, 18 से 20 लोगों ने एक साथ बोला धावा। न्यू मुंबई के मिडसी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हादसा, बहुमंजिला इमारत में लगी आग। झांसी में ट्रक में लगी आग, चालक और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई, डिवाइडर से टकराने के बाद हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान हैरानी वाला फैसला, ठंड के मौसम में भी बच्चों के गर्म कपड़े रूम से उतरवाए गए। अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ भव्य हिंदू मंदिर, 14 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर की 2 जुड़वा लड़कियों का वीडियो आया सामने, हुआ पॉपुलर, घाटी की बर्फबारी को लेकर बनाया वीडियो। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को दी मात, इंग्लैंड को 106 रनों से हराया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बदला मौसम, केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई, मंदिर के आसपास जम गई करीब 4 फीट बर्फ। केदार घाटी के निचले इलाकों में हुई बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, पारा गिरने से फिर बढ़ी सर्दी। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे बाधित। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं, 242 सड़कें बंद, पर्यटकों को जोखिम भरी सड़कों पर सफर न करने की सलाह। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, जिस समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दशकों से देश में सियासत होती रही, वो कानून अब जल्द ही आने वाला है। उत्तराखंड सरकार विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज पेश करने वाली है और इसी के साथ ही उत्तराखंड देश में पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देवभूमि यानी उत्तराखंड, देश का छोटा राज्य, लेकिन आज वो बड़ा फैसला लेने जा रहा है। वो फैसला जो पूरे देश के लिए नजीर बन जाएगा, क्योंकि उस फैसले से एक देश एक विधान की व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की कोशिश हो रही है। यूसीसी विधेयक आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। तो हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। अन्य दलों के भी साथी हैं, उन सबसे भी अनुरोध रहेगा सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। सीएम धामी ने सभी से बिल पर सकारात्मक चर्चा की अपील की है, लेकिन बिल के सदन में पेश होने से पहले ही कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रश्न और जो कार्यस्थल के प्रस्ताव हैं और जो सवाल हैं उसको दरकिनार करते हुए सुबह यूसीसी मसौदा को पेश करेंगे या बिल को पेश करेंगे। जल्दबाजी में माननीय विधायकों के जो विपक्ष के विधायक हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, प्रश्नकाल को खत्म करना चाहते हैं और जो कार्यस्थल प्रस्ताव है और जो नियमों के अधीन प्रश्न आते हैं उनको भी खत्म करके यूसीसी को पास करना चाहते हैं। यूसीसी ड्राफ्ट के लिए धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 5 सदस्यों की समिति का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में एक्सपर्ट पैनल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी और तलाक के लिए हलाला, इद्दत और ट्रिपल तलाक को सजा योग्य अपराध बनाने की सिफारिश की है। सभी धर्म के लोगों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र तय करने की सिफारिश की गई है। सभी धर्म के लोगों के लिए संपत्ति और उत्तराधिकार का समान अधिकार देने की सिफारिश की है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये कानून राज्य के जनजाति समुदाय पर लागू नहीं होगा। उत्तराखंड में आबादी में जनजाति समुदायों का हिस्सा 2.9% है। इस विधेयक में और क्या क्या प्रावधान है, इसका खुलासा महज चंद घंटे में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म चोरी कोड है जो ट्राइबल्स की जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। ये जो धोखा दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहब और आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उत्तराखंड उसकी प्रयोगशाला है। बेतुका बेहिसाब का एक कानून सिर्फ एक डराने के लिए, एक समाज को डराने के लिए आप एक कानून को यहाँ लागू करना चाहते हैं जिसका कोई मसौदा न समझने के लायक है न पढ़ने के लायक है, सिर्फ डराना है। तो आप मत डराइए, एक समाज को मत डराइए, कोई नहीं डरेगा आपके कहने से। यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए राज्य के आम लोगों से राय ली गई और उसी के आधार पर विधेयक को तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी विधेयक में शादी, तलाक, संपत्ति, लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों पर कानून का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में शादी के लिए लड़के और लड़की की न्यूनतम उम्र सीमा पहले की तरह है। शादी के लिए लड़के का कम से कम 21 और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। शादीशुदा पुरुष हो या महिला, दोनों को तलाक लेने का बराबर अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी पंथ या मजहब से हो। शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। पति या पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करने पर पाबंदी होगी। किसी भी वर्ग के व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर बेटा बेटी को समान हक मिलेगा। लिव इन रिलेशन या शादी के बाहर बने संबंधों से जन्मा वो भी प्रॉपर्टी में बराबर का हकदार होगा। इसके अलावा गोद ली हुई संतान या फिर सरोगेसी से पैदा हुआ बच्चा भी संपत्ति का अधिकारी होगा। अगर पति की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चे को संपत्ति पर अधिकार मांगने का हक होगा। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट में बच्चे को गोद लेने के लिए कोई नया प्रावधान नहीं बनाया गया। बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी दंपति को पहले से लागू कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। अब इन प्रावधानों को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने विरोध शुरू कर दिया है। आप हमारी आजादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। यूसीसी हिंदुस्तान में लागू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून है, मौजूद है, लेकिन कोई अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम मसाइल को हल नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी कमेटी ने कई सिफारिशें की हैं। यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को साफ साफ परिभाषित किया गया है। लिव इन में रहने वालों को अपने रिलेशनशिप का पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रजिस्ट्रार की तरफ से उस जोड़े को पंजीकरण की रसीद मिलेगी। उस रसीद के जरिए लिव इन कपल को किराए का घर या फ्लैट लेने में आसानी होगी। रजिस्ट्रार लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप को उनके इस संबंध की जानकारी देगा। इस रिलेशन से पैदा हुई संतान उस जोड़े को अपना बच्चा माना जाएगा, जिससे संतान होने के सभी अधिकार मिलेंगे। इतना ही नहीं, लिव इन संबंध खत्म होने पर लड़का लड़की दोनों का संबंध तोड़ने का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उत्तराखंड के बाद इस कानून को दूसरे राज्यों में भी लागू करने की बात उठने लगी है। ये तो एक पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में जो भी डिसाइड करना है वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इकट्ठा बैठ के इसके बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन ये कायदा ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान हो सके। आज तो ये मुद्दा आया नहीं है, महाराष्ट्र में इसके बारे में चर्चा नहीं है। यूसीसी बिल पेश होने में बस चंद घंटे का इंतजार है। इसके समर्थन और विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत मिलने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991 को खत्म करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह ने राज्यसभा में यह मामला उठाया और एक्ट को खत्म करने की मांग की। क्या है ये कानून और क्यों इसे खत्म करने की मांग हो रही है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वाराणसी जिला अदालत के एक फैसले के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून को हटाने की मांग फिर से उठने लगी है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी, जिसके बाद तहखाने में पूजा शुरू होने लगी है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समिति ने जिला कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। कमेटी ने इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और पूजा स्थल कानून 1991 का हवाला दिया गया और वाराणसी के जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई। अब इस मामले की गूंज फिर से संसद में सुनाई देने लगी है। इस कानून को रद्द करने की फिर मांग उठने लगी है। इस एक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने मामले को राज्यसभा में उठाया। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इस एक्ट को खत्म करने की मांग की है। यह उपासना स्थल कानून पूर्णतः अतार्किक, असंवैधानिक है। अतः मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूं। राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए बीजेपी सांसद ने कई दलीलें पेश की।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून संविधान के तहत दिए गए हिंदुओं, सिखों, जैन और बौद्धों के धार्मिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। दावा किया कि ये कानून देश में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा, पूजा स्थल अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। मान्यवर, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। महोदय, उपासना स्थल कानून 1991 न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का ये भी कहना है कि पूजा स्थल कानून न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, साथ ही धार्मिक अधिकारों को भी कम करता है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। मान्यवर, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह की मांग ऐसे समय में आई जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मुकदमे से जुड़ी कानूनी लड़ाई चल रही है। 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पूजा स्थल एक्ट 1991 आखिर है क्या। 1991 में उस वक्त की कांग्रेस सरकार और पीएम पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में ये कानून पारित हुआ। इसे स्पेशल प्रोविजंस के तहत बनाया गया। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 के समय जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, उसके बाद वो वैसा ही रहेगा, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस एक्ट में यह भी प्रावधान है कि दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि अयोध्या राम मंदिर मामले को इस कानून के दायरे के बाहर रखा गया। अयोध्या राम मंदिर मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए दलील दी गई कि ये मामला ब्रिटिश शासनकाल से कोर्ट में था, इसीलिए राम मंदिर को लेकर फैसले में ये कानून आड़े नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में करीब 100 मिनट लंबा भाषण दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम ने तकरीबन हर मुद्दे को उठाया। ऐसा लगा कि लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय कर दिया, लेकिन उनके निशाने पर खास तौर पर रहा नेहरू गांधी परिवार। जगह देश की संसद, सदन, लोकसभा। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा का। जवाब देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। वो हर मुद्दे पर बोले, शायद ही कोई मुद्दा ऐसा बचा हो जिसका पीएम ने जिक्र न किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। जब उन्होंने निशाना साधना शुरू किया तो मौजूदा सांसदों में शामिल राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गए। देश के लोगों के बारे में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तरफ से कई बातों का जिक्र उठा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का माइंडसेट ही ऐसा है कि वो भारत के लोगों की क्षमताओं पर भरोसा ही नहीं करती। पीएम ने और क्या क्या कहा, उससे पहले सुन लेते हैं कि आखिर पंडित नेहरू ने देश के लोगों के बारे में क्या कहा था। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1959 को भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने देश के लोगों को आलसी और कमक्ल बताया था। इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसे, उसे सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत
आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखाया। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने देशवासियों में विश्वास की कमी बताई थी। लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। इस बार निशाने पर थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ही नेता को बार बार लॉन्च करने की कोशिश में जुटी है, जबकि इसका खामियाजा कांग्रेस के सीनियर नेताओं को उठाना पड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात है। करीब 1 घंटे के अपने भाषण में पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया। अब की बार बीजेपी को मिलेंगी 370 से ज्यादा सीटें और एनडीए 400 के पार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की तस्वीर सामने आ गई है। एबीपी न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसे देख सुप्रीम कोर्ट तक की आंखें खुली की खुली रह गई। पीठासीन अधिकारी की करतूत पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो लगाई ही, उसे कोर्ट में तलब भी कर लिया। उसकी हरकत ऐसी कि कोर्ट को कहना पड़ा, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की फाइल फिर खुल गई है। जिस तरह से सरेआम धांधली करके नतीजे प्रभावित किए गए, उसको लेकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई है, जिसकी कलाबाजी ने नतीजे पलट दिए थे। एबीपी न्यूज के पास काउंटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हम एक एक कर हर तस्वीर दिखाएंगे, उस अनिल मसीह की कलई खोलेंगे जिसने सरेआम धांधली की। अब आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो पीठासीन अधिकारी की सीट के ऊपर लगे कैमरे की तस्वीरें हैं। कैमरा नंबर 7 की ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि वहां हुई धांधली की हर एक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हम आपको वहां के एक एक सीन दिखाएंगे। वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया। वोटिंग के बाद बक्से को पीठासीन अधिकारी के सामने लाया गया। सबसे पहले बैलेट बॉक्स का ताला खुला। ताले खुलते ही पर्चियां बाहर निकाली गईं। बैलेट से कुल 36 पर्चियां बाहर ट्रे में रखी गईं। पीठासीन अधिकारी ने एक एक कर सभी 36 मतपत्रों को गिना और एक ट्रे में रखता गया। पीठासीन अधिकारी ने संतुष्टि के लिए दोबारा भी पर्चियों को गिना। पर्चियों को वो दूसरे ट्रे में रखता गया। यहाँ भी सभी 36 मतपत्र सही पाए गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, किसी को आपत्ति नहीं है। बैलेट पेपर से हुए चुनाव की मतगणना की शुरुआत ऐसे ही होती है। अब कुल 36 मतपत्र गिनने के बाद शुरू हुई वो साजिश जिसके तहत आप कांग्रेस को मिले वोट वाली पर्चियों के साथ छेड़छाड़ करनी थी। एबीपी न्यूज के पास कैमरा नंबर 7 की वो तस्वीर मौजूद है
जिनमें हम उन सभी 36 मतपत्रों का हर गुणा गणित दिखा रहे हैं जहां धांधली की गई। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखी। आपने देखा 36 पर्चियों में से पीठासीन अधिकारी ने पर्चियों को छांटना शुरू किया और अलग अलग रखना शुरू किया। इसके लिए 2 ब्लू और 1 ब्लैक ट्रे में 12 पर्चियां रखी थीं। पहली ब्लू ट्रे में 16 वोटों की पर्चियां रखी गईं और दूसरी ब्लू ट्रे में 8 पर्चियां रखी गईं। और इन्हीं 8 पर्चियों को अवैध घोषित किया गया। आपने देख लिया कैसे पीठासीन अधिकारी ने 8 वोटों को छांटकर उन्हें अवैध घोषित किया। इससे सिर्फ वही पर्चियां शामिल थीं जिन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार के चिन्ह पर मुहर लगी थी। बीजेपी उम्मीदवार की एक भी पर्ची इसमें शामिल नहीं थी, यानी सिर्फ आप गठबंधन के उम्मीदवार के ही मतपत्र खारिज किए गए। और बाद में बड़ी सफाई से उन्हें फाड़ भी दिया गया ताकि कोर्ट में दिखाने के लिए कोई सबूत न बचे। और ये तर्क खुद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह दे रहे हैं। इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी, और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कंबाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची। तो सुना आपने अनिल मसीह क्या कह रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने एबीपी न्यूज पर काउंटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी, उसमें साफ दिख रहा है कि अनिल मसीह ने कैसे सरेआम धांधली की और नतीजे पलट दिए। जब इसका विरोध हुआ तो बैलेट पेपर फाड़ दिए और इसका इल्जाम वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों पर लगा रहे हैं। कैमरे में उनकी हर एक हरकत कैद हो चुकी है, जिसे देखकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ फटकार मिली बल्कि उनको कोर्ट में पेश होने का फरमान भी सुनाया है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, अनिल मसीह पर मुकदमा चलाने को कहा है, क्योंकि उसकी कारगुजारी ही ऐसी है कि कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगा।